अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने अच्छे से पहले देखा था कि कम्प्लेक्स सर्किट्स होना, तो वहाँ पे हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने केवीएल फर्स्ट रूल देखा था, किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल एंड सो ऑन। सेकंड रूल को केवीएल बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो वहाँ पे उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करके। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे या उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसको यूज़ करते हुए, किरचॉफ रूल्स को, किरचॉफ बचे सेकंड रूल को इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं हमने सॉल्व कैसे करना है, उसमें ना 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ना सर्किट में अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं उसको, जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज है, आपने वहाँ पे लूप्स कंसीडर करनी है। और लूप्स एटलीस्ट इस तरह से लेनी है कि जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं, एटलीस्ट हर रेजिस्टेंस किसी ना किसी लूप में एक दफ़ा ज़रूर आ रही हो, मतलब एक दफ़ा रेजिस्टेंस को कंसीडर ज़रूर किया जा रहा हो, हर रेजिस्टेंस को। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो लूप्स अगर लिए हैं तो उसमें फिर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट अज्यूम करनी है, चाहे वो क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, हर लूप में लेनी हमने सेम है। अगर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, तो हर लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट हम अज्यूम करेंगे। फोर्थ, हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल का मतलब है हम लोग जो इक्वेशन हमने या सेकंड रूल था, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे उन सारी लूप्स के ऊपर जो हमने लूप्स कंसीडर की होंगी। फिफ्थ के जो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व कर लेंगे। तो किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हुए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर लूप्स कंसीडर करनी है, लूप्स में डायरेक्शन ऑफ करंट अज्यूम करनी है, फिर आपने केवीएल को अप्लाई करना है और फिर लास्ट में उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा, ये मेन टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिनमें इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में अक्सर आ जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम इन 5 स्टेप्स को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपने किसी अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करना हो, कि अगर वायर दे दी जाए उसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी हो। अच्छा, ये एक साइंसदान था चार्ल्स व्हीटस्टोन, उसके नाम पे इसको नाम दिया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें ना 4 रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, ठीक है। इस तरह से एक बॉक्स की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। ये इस तरह से कंपाइल होती हैं। अब दो जो पॉइंट्स होते हैं ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बी और डी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ना एक गैल्वानोमीटर लगाया जाता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा है, वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे बच्चे, यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी लिख दीजिएगा। और दो जो टर्मिनल्स होते हैं ए और सी के दरमियान, इनके दरमियान में ना हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं और साथ में एक स्विच लगा देते हैं। अब वो कहते हैं हमारे पास जैसे स्विच को बंद करते हैं, स्विच को जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस बैटरी से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी। करंट फ्लो करेगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके ना चार्जेस के पास 2 रास्ते हैं, या फिर वो यहाँ से मूव ऑन करेंगे या फिर वो इस पाथ को अडॉप्ट करेंगे। इन दोनों में से जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई ना, वहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये रेजिस्टेंस हमारे पास कम है, तो यहाँ से ज्यादा चार्जेस मूव ऑन करेंगे, यहाँ पे कम होंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कम चार्जेस हैं, यहाँ पे ज्यादा चार्जेस हैं, तो यहाँ पे पॉइंट पे जाके ना हमारे पास एक पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा, एक पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा। तो चार्जेस जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। तो कुछ चार्जेस जो है वो यहाँ से मूव ऑन करेंगे गैल्वानोमीटर में से, और कुछ ये वाला पाथ अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना गैल्वानोमीटर में से कोई ना कोई रीडिंग आएगी। तो इसी चीज़ को बता रहा है कि आपने एक बैटरी लगा दी ए और सी के दरमियान, और दूसरा आपने गैल्वानोमीटर लगा दिया बी और डी के दरमियान। जब आप स्विच बंद करते हैं तो गैल्वानोमीटर में से हमारे पास रीडिंग आती है, ठीक है। गैल्वानोमीटर में से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रही होती है। गैल्वानोमीटर होता है कि अब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए आप करंट को मालूम करते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं हमने क्या करना है, इन रेजिस्टेंसेस को इस तरह से सेट करना है कि आपके पास जितनी करंट इसमें से गुजरे इतनी इसमें से गुजरे, कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो, दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो, तो फिर यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरेगी। तो वहां पे वो पॉइंट क्या होगा, गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा, गैल्वानोमीटर में से कोई किसी किस्म की करंट फ्लो नहीं करेगी। तो सारी के सारे चार्जेस हैं वो ये वाला पाथ अडॉप्ट कर लेंगे और इस तरह से मूव ऑन कर जाएंगे। तो हमने ये कंडीशन लगानी है कि गैल्वानोमीटर में से कोई कोई करंट ना पास ऑन करे, ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सिचुएशन को अप्लाई करेंगे। तो कहते हैं इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए ना हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए 5 स्टेप्स है। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दी। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अब ये देखिए इस डायग्राम में आपको नहीं लग रहा है ये एक आपको लूप बनती हुई नजर आ रही है। लूप का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर वही पॉइंट पे एंड हो जाते हैं तो उसको लूप बोल देते हैं। और दूसरी आपको ये एक लूप बनती हुई नजर आ रही है। तो कहते हैं यहाँ पे हम लोग ना 2 लूप्स लेंगे। एक कौन सी लेंगे, ए बी डी ए लेंगे, और दूसरी कौन सी लेंगे, बी सी डी बी लेंगे। तो 2 लूप्स आपने कंसीडर करनी है।
सेकंड स्टेप हमने क्या पहला स्टेप तो था सर्किट डायग्राम, दूसरी हमने कहा था कि हमारे पास लूप्स हमने कंसीडर करनी है, तो 2 लूप्स मैंने कंसीडर कर ली। और लूप्स इस तरह से कंसीडर करनी है, दो अगर जितनी लूप्स हैं उनमें एटलीस्ट हर रेजिस्टेंस जरूर ऐड हो रही है। अब ये देखिए, ये एक अगर लूप लिया है तो इसमें दोनों रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, अगर ये लूप लिया है तो इसमें भी दोनों रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, तो मतलब चारों रेजिस्टेंसेज एटलीस्ट एक दफ़ा जरूर किसी ना किसी लूप में आ रही है। तीसरा पॉइंट क्या था, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है, तो अगर मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेती हूँ तो इसमें भी क्या लूंगी, एंटी क्लॉकवाइज लूंगी। तो इसमें करंट को I1 बोल देती हूँ, I2 इसको बोल देती हूँ। अच्छा, इसको ज्यूम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन में इसको यूज़ नहीं किया हुआ तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड ईयर में किया हुआ है लेकिन हम इसी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इसको करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 लूप्स में करंट की डायरेक्शन ले ली है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या था, हमने केवीएल अप्लाई करना है, इस लूप के लिए केवीएल अप्लाई करना है, इस लूप के लिए भी केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल क्या था, हमारे पास सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सम ऑफ वोल्टेज लेना है, मुझे जो गैल्वानोमीटर होता है ना उसकी रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को लिखते हैं RG से, मतलब गैल्वानोमीटर में भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी तो उसकी रेजिस्टेंस लिखी जाती है RG के हिसाब से। अब पहले मैं इस लूप के लिए सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल, सम ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 लिखूंगी। मैं इस लूप के लिए बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ पे साइड पे लिखना स्टार्ट करती हूँ आपके साथ साथ। अब ये देखिए, अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो बच्चे चार्जेस की डायरेक्शन ऑफ करंट मूवमेंट ही है, तो चार्जेस सबसे पहले अगर मैं कहती हूँ R1 रजिस्टर में से मूव ऑन करेंगे, करंट मूव करेगी I1 करंट इसमें ले रहे हैं ना, तो जब वो रेजिस्टेंस में से R1 में से गुजरेगी, बच्चे वोल्टेज का फार्मूला ओहम्स लॉ में क्या कहता है, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो ये V इज इक्वल टू IR आ जाएगा। और अगर मैं इसको लिखना चाह रही हूँ कि इस लूप के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, जब इसमें से करंट I1 गुजरती है तो इसके क्रॉस फिर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको लिख सकती हूँ, ये मेरे पास इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, I1 R1 होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि करंट इसमें से गुजरी है I1 और रेजिस्टेंस कितनी है R1 प्लस, ठीक है। और मैंने कहा था पोटेंशियल हमेशा जब भी रजिस्टर में से गुजरते हैं चार्जेस उनकी एनर्जी लॉस हो रही होती है, एनर्जी कम हो रही होती है। और अगर एनर्जी कहीं पे लॉस हो रही हो, कहीं पे रजिस्टर बोलते हैं उसका जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, अगर यहाँ से चार्जेस गुजर रहे हैं तो उनकी एनर्जी लॉस हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। अब यहाँ से आते हुए यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये यहाँ से करंट कौन सी गुजरी है, I1। अब I1 गुजरी है लेकिन किस रेजिस्टेंस में से गुजरी है, R3 में से, तो इसके क्रॉस फिर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इसके क्रॉस होगा I1 उसी तरह से आ जाएगा और मेरे पास साथ में क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया है, 3 का, तो I1 R3 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आया तो यहाँ के बाद फिर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ऊपर की तरफ, इसमें से करंट, आप गैल्वानोमीटर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दरमियान में लगा हुआ है। अब इस गैल्वानोमीटर में से करंट I1 भी गुजरी है और इसमें से I2 भी गुजरेगी, लेकिन अभी जब आप लूप इस वाली को पढ़ रहे हैं, अगर इस वाली लूप को पढ़ रहे हैं तो जिस लूप को हम पढ़ेंगे उसकी करंट पॉजिटिव लेंगे और जो दूसरी होगी वो नेगेटिव होगी। कीप दिस इन माइंड कि ये गैल्वानोमीटर दरमियान में लगा है तो इसमें से 2 करंट गुजरी हैं, एक इसमें से I1 गुजरी है इस लूप की वजह से और दूसरी इसकी वजह से I2 गुजरेगी। लेकिन अभी हम किस लूप को पढ़ रहे हैं, हम तो इस लूप को पढ़ रहे हैं, तो फिर इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, माइनस, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो माइनस ही पोटेंशियल आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा है जिस लूप को पढ़ रहे हैं उसकी करंट पॉजिटिव होगी, दूसरे की नेगेटिव होगी। हम पढ़ किसको रहे हैं, I1 को, तो I1 आ जाएगा माइनस, हमारे पास आ जाएगा माइनस, दूसरी करंट कौन सी है, I2, ठीक है। दूसरी करंट क्या आ जाएगी, I2, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट में अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिस लूप को आप स्टडी कर रहे होंगे उसकी करंट पॉजिटिव होगी और दूसरी की नेगेटिव होगी। साथ में क्या आ जाएगा, RG इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इसको कर देंगे 0, तो यही क्वेश्चन को बेसिकली उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस, अच्छा इसको उस फार्मूले में ना उसने वैल्यू मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जगह उसकी चेंज कर दी हुई है, I1 I2। मैंने अगेन ये रिपीट कर रही हूँ, गैल्वानोमीटर में से 2 करंट्स गुजरी हैं, I1 और I2, लेकिन आपने किसको लेना है पॉजिटिव ब्रैकेट में, जो आप लूप पढ़ रहे हैं। आप ये वाली लूप पढ़ रहे थे तो इसके लिए करंट I1 पॉजिटिव होगी और I2 नेगेटिव होगी, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, RG माइनस I3 R3। तो ये थोड़ी सी जगह को आगे पीछे चेंज किया है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना चाह रहे हैं वैसे भी लिख सकते हैं कि पहले इसमें से गुजरी इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर इसमें से गुजरी इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर इसमें से गुजरी तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा इक्वल टू 0। अब इसी तरह से अगर मैंने इस वाले की सारे की लिखी है तो आप इस वाली लूप के लिए भी लिख सकते हैं। अब इस वाली लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये। अब ये देखें यहाँ पे अब अज्यूम कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही अगेन आप KVL अप्लाई करेंगे इस सेकेंड लूप के लिए। इसको देखते हैं कि आपके पास I2 है, I2 इसमें से R2 में से गुजरेगी तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2 R2, ठीक है। तो ये नेगेटिव लेंगे क्योंकि लॉस होता है रेजिस्टेंस में से, जब भी करंट गुजरती है तो लॉस होता है। अब इसमें से होती हुई जब गैल्वानोमीटर में से गुजरेगी, बच्चे गैल्वानोमीटर में से अगेन 2 करंट्स गुजरी हैं, एक I1 गुजरेगी और एक I2 गुजरेगी, लेकिन यहाँ पे
आप कौन सी करंट को ब्रैकेट में पॉजिटिव लोगे, आप जो लूप पढ़ रहे हो, अब आप कौन सी लूप पढ़ रहे हो, सेकंड वाली लूप पढ़ रहे हो, तो I2 आप पॉजिटिव लेंगे, I1 नेगेटिव लेंगे। तो ये देखें आपके पास ब्रैकेट में I2 पॉजिटिव है, I1 नेगेटिव है, ये माइनस का मतलब है इसके क्रॉस लॉस हो रहा है। फिर I4 में से गुजरेगी, रजिस्टर R4 में से I2 गुजरेगी, तो I2 R4 सिर्फ जगह आगे पीछे की है, इज इक्वल टू सम 0 है। आपने कंडीशन क्या लगाई थी, गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरनी चाहिए, तो जो गैल्वानोमीटर में से करंट होगी वो इक्वल टू 0 होगी। I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ये सारी टर्म किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो बच्चे I1 इधर रहने दे, I2 इधर, माइनस है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो I1 इज इक्वल टू I2। तो ये वाली हमने कहा गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरनी चाहिए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये भी मैंने कहा गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरनी चाहिए, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएंगे। I1 R1 इज इक्वल टू I1 R3 और डिवाइडेड बाय I1 I2 है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। I2 R2 माइनस सॉरी, अच्छा यहाँ पे ना एक स्टेप उसने मजीद परफॉर्म किया है कि ये वाली क्वेश्चन को ना, ये वाली पॉइंट को इक्वल साइन के दूसरी साइड पे ले गए, तो वो प्लस में आ गया, ये वाला माइनस में गया। इसी तरह से ये इधर ही है, तो ये दूसरे वाले को दूसरी साइड पे लेके गए, तो ये प्लस में आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा था I1 इज इक्वल टू I2 है, तो जहां जहां पे I2 लिखा है ना, वहां वहां पे I1 लिख दें, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो जहां पे I2 लिखा होगा वहां पे I1 लिख देंगे। तो यहाँ पे I1 कर दें और यहाँ पे भी I1 कर दें। अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 9.48 है, 9.49 है, इन दोनों को डिवाइड कर दें। I1 R1 डिवाइडेड बाय I1 R2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 की बजाय क्या लिख दिया था, I1 लिख दिया था, यहाँ पे भी मेरे पास I1 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दी हूँ, लेकिन वो यहाँ पे इसको नीचे कह रहा है कि क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो I1 से खत्म हो जाएगा, और हमारे पास सब में इनमें कॉमन क्या है, I1 माइनस माइनस, तो बाकी क्या बच जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। कहते हैं ये फार्मूला कब ऑब्टेन हुआ, जब हमने कंडीशन लगाई थी कि गैल्वानोमीटर में से कोई रेजिस्टेंस, कोई करंट नहीं गुजरनी चाहिए, मतलब गैल्वानोमीटर आपको क्या दे, 0 डिफ्लेक्शन दे, उसमें किसी किस्म की करंट फ्लो ना करे, तब हमारे पास ये वाली क्वेश्चन आई थी। कहते हैं हमारे पास इसमें 3 रेजिस्टेंसेस का हमें पता होता है, चौथी रेजिस्टेंस को हम लोग मालूम कर सकते हैं। जो चौथी रेजिस्टेंस होती है वो अननोन वैल्यू होती है। कहते हैं लेकिन जो आपने 3 लेनी है ना, वो कुछ इस तरह से लेनी है कि गैल्वानोमीटर में आपके पास, या उसको अगर लेनी है उसको एडजस्ट इस तरह से करना है, गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग ना दे। अगर गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग नहीं देगा तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा, और यहाँ से आप अगर फॉर एग्जाम्पल R3 मेरे पास है जो मुझे नहीं पता, तो R3 को इधर लेने देंगे, R4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर मुझे R4 का नहीं पता, तो इसको इधर ले जाएंगे, ये दोनों फैक्टर्स इधर आ जाएंगे। तो किसी एक चीज़ का अगर मुझे नहीं पता, बाकी 3 का पता है, तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, आपने उसको एडजस्ट करना है कि आपके पास उनकी वैल्यू कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जब उसको अटैच करें तो गैल्वानोमीटर किसी किस्म की रीडिंग ना दे। लाइक अगर मैंने आपसे कहा था कि जब यहाँ से करंट आएगी तो आपने एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करनी है कि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी इसकी है, सही दैट कि आपके पास जितने चार्जेस यहाँ से मूव ऑन करेंगे उतने के सी दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो। जब सेम पोटेंशियल के ऊपर होंगे, सेम चार्जेस होंगे, तब हमारे पास गैल्वानोमीटर में से कोई पाथ कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। जी चार्जेस हमेशा हाई से लो की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सेम पे हैं तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में कोई चार्जेस फ्लो नहीं करेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बोर्ड में बड़ी दफ़ा ये आया भी हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है हमारे पास स्टेप्स हैं टू सॉल्व दिस सर्किट प्रॉब्लम, कम्प्लेक्स सर्किट प्रॉब्लम, ये अलहदा से 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये आज का टॉपिक था। मजीद इसमें कुछ पूछना हुआ तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।